नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को लेकर के। जो क्वेश्चन हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, उस क्वेश्चनों को आपके बीच हम आज इसको डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन था 28 जनवरी को सीबीटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के हैं। जिन स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है, वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख करके जाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको इसमें से हूबहू क्वेश्चन मिलने के 100% चांसेस हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मैं न्यू इंडियन में पढ़ाता हूँ, उसकी सहयोगी संस्था के स्टूडेंट से भी मेरा निवेदन है कि ऑल ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इन चारों ट्रेड के स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं एक सीरीज लेकर के आने वाला हूँ जो WCS और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की होगी। WCS जो है, ये ऑल ट्रेड का एक ही होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ 1 घंटा शाम को, और 1 घंटा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। तो वो स्टूडेंट जो वेल्डर, फीडर, डीजल मैकेनिक से भी हैं, उन लोगों को भी वर्कशॉप कैलकुलेशन यही होता है, तो वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऑनलाइन क्लास चलाएं तो WCS वो स्टूडेंट भी पढ़ लें। दोस्तों, अभी मुझे यूट्यूब द्वारा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग सभी स्टूडेंट अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें यूट्यूब से परमिशन मिल जाएगी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। और जितना जल्दी आप सपोर्ट कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, उतना ही जल्दी हम ऑनलाइन WCS और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी शाम को एक घंटे यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ ये आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हम बहुत जल्द ये सीरीज WCS और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की है वो ऑनलाइन हम पढ़ा सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसका कुछ सकारात्मक रिजल्ट हमको देंगे, तो इसी उम्मीद के साथ आज का हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि 28 जनवरी की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और कैसा लेवल रहा। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पोल जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो लैप बाइंडिंग P बराबर होता है जितने लैप बाइंडिंग की ये विशेषता होती है कि जितने पोल होंगे उतने पैरेलल रास्ते भी होते हैं। इसमें कह रहा है कि 4 पोल है, तो ये 4 पोल हो जाएंगे, लेकिन इसमें रास्ते भी 4 होंगे। लेकिन इसमें कंडीशन एक लगाया गया है कि ये डुप्लेक्स वाइंडिंग है, यानी यहाँ 2 से गुणा करना है, तो 4 दूनी का 8, यानी 8 रास्ते हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि जनरेटर के किस भाग को बताया गया है। ये जनरेटर के किस भाग को दिखाया गया है, तो ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन को दिखाया गया है। इसी में वाइंडिंग डाली जाती है। तो ये जो ड्राइंग आपको दिखाई दे रही है इसका नाम जो होता है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसका जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आर्मेचर कोर लेमिनेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर। इसमें कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे लगाया जाता है। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल जो होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगाए जाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्मेचर के साथ सीरीज में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंटरपोल जो होते हैं ना वो मुख्य पोल से छोटे छोटे और दो मुख्य पोलों के बीच में एक इंटरपोल आता ही है, और उसको क्रम में देखते हैं तो वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लगाए जाते हैं। ये मेन पोल हुआ, ये मेन पोल हुआ, तो अगर यहाँ भी अगर मेन पोल आता है, यहाँ भी अगर मेन पोल आता है, तो इसमें छोटा सा एक इंटरपोल आएगा, इसमें एक छोटा सा इंटरपोल आएगा, इसमें एक छोटा सा इंटरपोल आएगा, इसमें एक छोटा सा इंटरपोल आएगा। कहने का मतलब है कि दो मेन पोलों के बीच में एक इंटरपोल आता है, वही इंटरपोल होता है। और ये इसका क्रम जब देखते हैं तो वो आर्मेचर के सीरीज में लग जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आर्मेचर के सीरीज में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 17 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है। तो स्व उत्तेजित अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता जो होती है वो फील्ड एक्साइटेशन में होता है, फील्ड को उत्तेजित करने में, या फील्ड को उत्तेजित करने में। जैसे मान लीजिए कि इसका स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेशन यानी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त भी हो गया, तो उसकी फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी शंट जनरेटर से 10% उत्तेजित करके इसका अवशिष्ट चुंबकत्व पाने के लिए करते हैं। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व पाने के लिए करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में होगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व पाने के लिए। जो यहाँ ऑप्शन पीडीएफ बनाते वक्त कट गया, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 14 नंबर। ये क्वेश्चन भी ऊपर आया हुआ था, रिपीट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। लैप बाइंडिंग है तो जितने पोल होंगे उतने पैरेलल रास्ते होंगे। पोल यहाँ दिया है 4, तो यहाँ रास्ते भी हो जाएंगे 4, लेकिन यहाँ पे डुप्लेक्स कंडीशन लगाया है तो ये 2 कर देंगे, 4 दूनी का 8, यानी 8 रास्ते हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 61 नंबर। ये कह रहा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर में गति ज्ञात करने का फॉर्मूला N = होता है EB/φ। N जो है गति है और EB जो है बैक EMF है, φ जो है फ्लक्स है, यानी N = EB/φ ये फार्मूला होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आया हुआ था ये क्वेश्चन आया हुआ था 62 नंबर। इसमें कह रहा है कि 4 पोल डीसी मोटर में आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है तो कितने रास्ते। वही बात आ गई, P = A, पोल 4 है तो रास्ते भी 4, और डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है × 2, यानी 4 दूनी का 8, 8 रास्ते। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि डीसी मोटर में
आर्मेचर के घूमने की दिशा को कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था ये 144 नंबर, इसमें कह रहा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये फिगर बना है, तो ये जो फिगर आता है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का आता है, अर्थात ये जो सिंबल है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का है। ऑप्शन जो ए है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 144 नंबर, इसमें कह रहा है कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? मतलब पिच फैक्टर। पिच फैक्टर को हम केपी या केसी दोनों से प्रेजेंट करते हैं, और पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। ऑप्शन जो ए है पिच फैक्टर बराबर पोल पिच गलत हो जाएगा, पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पिच फैक्टर का मान जो होता है मैक्सिमम 1 होता है, सदैव इसका मान 1 से कम ही होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 146 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाएगा? तो एसी वाइंडिंग को स्लॉट के संदर्भ में जो होता है नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल। ऑप्शन जो ए है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री गलत हो जाएगा, बी जो है नंबर ऑफ स्लॉट ये भी नहीं होगा, सी जो है नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर ऑफ नंबर ऑफ पोल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 147 नंबर, इसमें कह रहा है कि कॉइल की औसत परिधि की गणना कीजिए। औसत परिधि का फॉर्मूला होता है इनपुट प्लस आउटपुट अपॉन 2। ऑप्शन जो है आउटपुट माइनस इनपुट गलत हो जाएगा, बी जो है इनपुट प्लस आउटपुट अपॉन 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 163 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो सबसे पहले यदि वाइंडिंग देनी है, अगर हम डीसी मशीन की ही रीवाइंडिंग किए हुए हैं तो उसमें हम अगर सप्लाई दे रहे हैं तो उससे पहले हम पोलैरिटी का टेस्ट करते हैं, ताकि इसका कनेक्शन तो सही हुआ है, अर्थात किसी भी मशीन की सबसे पहले सप्लाई देने से पहले जो टेस्ट किया जाता है वो पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन जो ए है वो ग्राउंड टेस्ट गलत हो जाएगा, बी जो है पोलैरिटी टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 164 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? 3 फेज इंडक्शन मशीन में रोटर छड़ों को थोड़ा तिरछा इसलिए रखा जाता है ताकि हाई स्टार्टिंग जनरेट हो और जो टार्क हो स्मूथ हो, एक समान हो, और उसके बीच जो एक कॉगिंग की प्रक्रिया होती है उसको भी समाप्त करने का इसका मेन पर्पज होता है, थोड़ा सा तिरछा रखना और एक समान टार्क जनरेट करना। ये ऑप्शन जो ए है वो अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करना नहीं, बी जो है स्ट्रे हानि को कम करना ये भी नहीं होगा, सी जो है रोटर गति को स्थिर बनाना ये भी नहीं होगा, डी जो है वो अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलघुण उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 165 नंबर, इसमें कह रहा है कि 3 कला इंडक्शन मोटर के रोटर
नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित की जाती है? थ्री फेज इंडक्शन मशीन में नो लोड से जो टेस्ट किया जाता है वो आयरन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो कहा है कि नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि ज्ञात की जाती है, यानी आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन जो ए है आयरन लॉस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कॉपर लॉस की बात करता तो कॉपर लॉस जानने के लिए या ज्ञात करने के लिए या निर्धारित करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो रोटर ब्लॉक टेस्ट होता है। तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस फिगर को देख करके बताना है कि ये कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। तो ये जब मशीन रिवाइंडिंग होती है उसके बाद यदि इस मशीन में सप्लाई देना है तो उस सप्लाई देने से पहले इस वाइंडिंग में हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं, ताकि इसका पॉजिटिव निगेटिव की कनेक्शन जो है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने के लिए। तो ये फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो टेस्ट किया जा रहा है ये पोलैरिटी टेस्ट किया जा रहा है, ध्रुवता टेस्ट किया जा रहा है। ऑप्शन जो ए है पोलैरिटी टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 171 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की प्रारंभिक करंट क्या होती है? थ्री फेज इंडक्शन मशीन की जो स्टार्टिंग करंट होती है वो फुल करंट का 5 से 6 गुना होती है। ऑप्शन जो ए है वो 1 से 2 गुना फुल करंट का नहीं, बी जो है 2 से 3 गुना फुल करंट का नहीं, सी जो है 4 से 5 गुना फुल करंट का, ये भी नहीं होगा, डी जो ऑप्शन है वो फुल करंट का 5 से 6 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 172 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? स्टेटर साइड से। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कौन सा मेथड है जो स्टेटर साइड से थ्री फेज इंडक्शन मशीन में उसकी स्पीड कंट्रोल करने का काम करता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो कैस्केड ऑपरेशन। कैस्केड ऑपरेशन जो होता है ना वो रोटर साइड से होता है, रोटर साइड से थ्री फेज इंडक्शन मशीन की स्पीड कंट्रोलिंग कर लिए किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करनी है। बी जो है रोटर रियोस्टेट नियंत्रण विधि, ये भी रोटर साइड से होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी जो है रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके, तो ये भी रोटर साइड से होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी जो है आरोपित आवृत्ति बदलकर, तो ये जो है ना आरोपित आवृत्ति बदलकर ये स्टेटर साइड से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये ड्राइंग दिया हुआ था ये, और ये कह रहा है कि ये किस सिंबल का है, मतलब ये स्टार्टर के किस सिंबल का है। तो ये जो स्टार्टर का सिंबल दिया हुआ है ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का है। यहाँ DOL स्टार्टर ए ऑप्शन पर दिया है, तो DOL स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है और ये सिंगल फेज मशीन में प्रयोग किया जाता है 5 HP तक। बी जो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर दिया हुआ है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित किया गया है, ये एक्स का भाग क्या है। तो ये जो है ना ये लेथ मशीन का कैरिज वाला हिस्से को दिखाया गया है और उसमें ये इस राड को दिखाया जा रहा है। तो ये जो राड होता है स्पूल कैरियर होता है, स्पूल वाहक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 142 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी। मतलब 6 पोल पर स्टेटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बतानी है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 इंटू पोल। अब पोल है 6 तो 6 8 6 108 और ये एक जीरो, मतलब 1080 डिग्री का टोटल इलेक्ट्रिकल कोण बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 125 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति ns की गणना कीजिए। तो स्लिप गति जो होती है ना वो ns इक्वल टू ns माइनस nr होता है। केवल स्लिप पूछा है इसलिए स्लिप बराबर ns माइनस nr। ns जो होता है सिंक्रोनस स्पीड और माइनस nr जो होता है रोटर स्पीड होता है। तो ये जो है स्लिप का ये फार्मूला हो जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल स्लिप पूछा हुआ था इसलिए ये फार्मूला लगेगा और ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्लिप इक्वल टू ns माइनस nr। ns जो है सिंक्रोनस स्पीड है और nr जो है रोटर स्पीड है, दोनों का अंतर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कहता कि अंशीय स्लिप की गणना कीजिए तो अंशीय स्लिप इक्वल टू हो जाता ns माइनस nr अपान ns इंटू 100। ये अंशीय स्लिप का हो जाता। और एक रोटर फ्रीक्वेंसी के पद में भी स्लिप का फार्मूला पूछता है तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये भी फार्मूला होता है, याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे केवल स्लिप का पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 126 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नियंत्रण सर्किट का नाम क्या है। ये नियंत्रण सर्किट का नाम क्या है। तो ये नियंत्रण सर्किट में ये जो है ये एनसी है, नॉर्मल क्लोज है। ये जो है एनओ है अर्थात ये नॉर्मल ओपन है। और ये जो है ओवरलोड क्वाइल है। जब भी ऐसा ड्राइंग बनेगा तो याद रखिएगा ओवरलोड क्वाइल का होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये जो होता है एचिंग नियंत्रण होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है एचिंग नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 127 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना कीजिए। मतलब टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री यहाँ भी पूछ दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 इंटू पोल होता है। यहाँ आप देखेंगे तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है टोटल विद्युतीय डिग्री बराबर 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये इसमें कह रहा है कि यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो न्यूनतम अनुमानित एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। तो जब इसका आप 5% निकालेंगे, 240 का 5% आप निकालेंगे तो ये जो वोल्टेज आएगा मिनिमम इसमें से 5% हम घटा देंगे। तो 5% घटाएंगे तो देखिए इसको हल करते हैं तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 10 बचा है, 5 दूनी का 10 और 2 से घटाएंगे ये 12 हो जाएगा। यानी 240 में से आप 5% जब निकाले हैं तो 12 आया, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस होकर के क्या आएगा 228 वोल्ट आएगा। यानी इसका ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा 228 वोल्ट। क्यों घटाए हैं, इसलिए कि न्यूनतम पूछा है। यदि मैक्सिमम कहता तो इसको जोड़ के हम बताते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 141 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है
कि किस शब्दों से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसके इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त किया जाता है। तो ये जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, अर्थात M=ZIT, विद्युत अपघटन का ये प्रथम नियम होता है। यानी इसी को Z को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको 100% रिपीट होने का चांसेज है। इसमें कह रहा है कि यूपीएस का फुल फॉर्म बताइए। तो यूपीएस का फुल फॉर्म जो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 143 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा होता है। तो आवृत्ति कन्वर्टर जो होता है वो साइक्लो कन्वर्टर होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, गलत हो जाएगा। चॉपर जो है ये वेरिएबल डीसी को कांस्टेंट डीसी में बदलता है, चॉपर है। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो एसी के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 144 नंबर, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें PWM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो दिया है पल्स वाइड दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। बी जो दिया हुआ है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 206 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि वितरक प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कौन लाइन जोड़ती है, तो वो फीडर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर को जो जोड़ने वाली लाइन होती है वो फीडर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 206 नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आईई नियमों के अनुसार मध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है। तो ये प्रतिरोध जो होता है वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन जो ए है अनंत, गलत हो जाएगा। बी जो है 1 मेगा ओम से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 208 नंबर क्वेश्चन पूछा, ये डाइवर्सिटी फैक्टर पूछा हुआ है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो डाइवर्सिटी इक्वल टू मिनिमम इंस्टॉल लोड बटा एक्चुअल लोड होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल लोड, मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल लोड। ऑप्शन जो ए है ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू दिया हुआ है मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल लोड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 209 नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइनों में वोल्टेज अनुपात क्या होता है। तो सर्विस लाइन की जो लाइन वोल्टेज होती है वो 415/240 वोल्ट होती है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम होता है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, और ये अनबैलेंस और बैलेंस दोनों में होती है, ज़्यादातर में अनबैलेंस में ही होती है। और इसमें 3 फेज सिंगल फेज दोनों होता है, और ये जो सिस्टम होता है ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, और इसमें जो वोल्टेज होगी
वो 415/240 वोल्ट होगी। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है 415 वोल्ट बटा 240 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 224 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि एसी पावर ट्रांसमिशन का फ़ायदा क्या है। एसी पावर ट्रांसमिशन में फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी से वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, और जब हाई वोल्टेज पर हम ट्रांसमिट करते हैं तो उस समय करंट का मान कम हो जाता है, जिससे लॉसेस भी कम हो जाते हैं और हीटिंग इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है, जिससे हमें वायर मटेरियल की भी बचत हो जाती है। ऑप्शन जो ए है कोरोना नुकसान नगण्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब हाई वोल्टेज होता है, जैसे 33 kV वोल्टेज से ऊपर वाली लाइनों में कोरोना इफ़ेक्ट आ जाता है, तो ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। बी जो है ट्रांसमिशन लाइन पर तनाव न्यूनतम होता है, ऐसा भी नहीं है। सी जो है ट्रांसमिशन वोल्टेज कम वोल्टेज पात होता है, ये भी नहीं होगा। डी जो ऑप्शन दिया हुआ है वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और स्टेप डाउन किया जा सकता है आसानी से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये ऐसा एसी में ही होता है। अगर डीसी में हमको करना रहे तो डीसी में हमारे पास ऐसा कोई सटीक ट्रांसफार्मर जैसा, मतलब स्टैटिक डिवाइस जैसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन कर सके। अगर हमको डीसी में वोल्टेज स्टेप करना है तो वहाँ पे हम बूस्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और यदि हम स्टेप डाउन करना है तो वहाँ पे रजिस्टेंस लगाते हैं डीसी में। तो जो रजिस्टेंस लगा देते हैं वहाँ पे हमें वोल्टेज का ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, हीटिंग इफ़ेक्ट भी आएगा, इसलिए वो इफ़िशियंसी दक्षता रूप नहीं दे पाता है। इसीलिए हम एसी को ट्रांसमिशन लाइन में प्रीफर करते हैं कि हम आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एसी में एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रही है, और उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर, इसीलिए हम एसी को प्रीफर करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ACSR का मतलब क्या है, मतलब ACSR का फुल फॉर्म पूछा है, तो ACSR का फुल फॉर्म जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ये जो दिया है आल कंडक्टर, गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम कोर स्टील, ये भी नहीं होगा। एल्युमिनियम कवर्ड, ये भी नहीं होगा। डी जो ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 226 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि ओवरहेड OH का मतलब होता है ओवरहेड। ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या होता है, तो क्रॉस आर्म का उद्देश्य होता है वो इंसुलेटर लगाना होता है, और वहाँ से हम तारों को पकड़ बनाने के लिए करते हैं। मतलब कि ओवरहेड पोल को अधिक सहारा प्रदान करना, ये नहीं होगा। बी जो है कंडक्टरों को लघुपथन से बचाना, ये भी नहीं होगा। खंभों के बीच रेखाओं को शिथिलता बनाना, ये भी नहीं होगा। डी जो ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलेटर पकड़ते हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 227 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा है। ओवरहेड लाइन का फ़ायदा जो है ना, वो भूमिगत और ओवरहेड लाइन से प्रारंभिक कास्ट जो होता है भूमिगत का ज़्यादा होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड। और एक और बात है, भूमिगत केबल का जो ट्रांसमिशन हम करते हैं वो हार्डली 66 kb तक ही किया जा सकता है, लेकिन अगर 100 ओवरहेड लाइन है तो इसको 765 तक किया जा सकता है। 765 तक ओवरहेड का किया जा सकता है। मतलब कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना हो तो हमें ओवरहेड लाइन को ही प्रीफर करते हैं। भूमिगत जो है ना, तो भूमिगत 66 तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो यही जो कमियां हैं अंडरग्राउंड केबलों में। तो यहाँ जो दिया हुआ है
यहाँ जो दिया हुआ है वो सार्वजनिक सुरक्षा अधिक है। बी जो है दोष आसानी से निकाला जा सकता है। और सी जो है संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप तो होता ही होता है ओवरहेड में। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ओवरहेड लाइन में दोष को आसानी से हम पता लगा सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो ऑप्शन सही होगा बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरहेड लाइन है तो हम इसको आसानी से इसमें फॉल्ट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में हम आसानी से फॉल्ट नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहा है। ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर के किस भाग का नाम दिखाया गया है। ये जो डीसी जनरेटर का पार्ट दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो होता है वो योक कहिए, फ्रेम कहिए या बॉडी कहिए, बात एक ही है। और इसी के अंदर हम स्टेटर वाइंडिंग करते हैं, यानी ऊपर वाले हिस्से का नाम क्या हुआ? फ्रेम हुआ, योक हुआ, बॉडी हुआ। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है फ्रेम, योक, और इसका एक दूसरा नाम हो जाता है बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये क्वेश्चन पूछा गया था 255 नंबर। इसमें कह रहा है कि अल्टरनेटर के कौन से भाग को दिखाया गया है। तो ये जो अल्टरनेटर का भाग है ये रोटर है। आप पढ़े भी होंगे कि अल्टरनेटर में दो प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है, एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है और एक सेलिएंट रोटर होता है। सेलिएंट रोटर की विशेषता ये होती है कि इसका व्यास जो होता है वो अधिक होता है और इसकी अक्षीय लंबाई कम होती है। यही कारण होता है कि सेलिएंट पोल टाइप रोटर का प्रयोग हम लो एंड मीडियम स्पीड पे करते हैं, अर्थात 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर की विशेषता ये होती है कि उसका व्यास जो होता है वो कम होता है और अक्षीय लंबाई ज़्यादा होती है और उसका प्रयोग हाई स्पीड वाली मशीनों में किया जाता है। फिलहाल जो यहाँ पूछा गया था फिगर देख करके आपको बताना है कि ये कौन सी अल्टरनेटर के पार्ट को दिखाया गया है। तो ये जो है ये रोटर है और रोटर में ये जो सेलिएंट पोल टाइप रोटर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सेलिएंट पोल टाइप रोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि इसमें आप फिगर देख करके बताइए कि ये कौन से मोटर का है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ सप्लाई दी जा रही है, यहाँ फेज हो गया, यहाँ न्यूट्रल हो गया, फेज के साथ ये फ्यूज लग गया और सप्लाई के ठीक समांतर में ये एक बाइंडिंग हो गई। जो बाइंडिंग को दिखाया गया है U1 U2, U1 U2 जो बाइंडिंग होती है वो रनिंग बाइंडिंग होती है। रनिंग बाइंडिंग को मेन बाइंडिंग भी कहते हैं। और सप्लाई के सीरीज में ये Z1 Z2 वाली बाइंडिंग है, इसको हम स्टार्टिंग बाइंडिंग कहते हैं। और स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में ये कैपेसिटर हो गया और इस कैपेसिटर के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। जब ये मोटर 75 से 80% गति प्राप्त कर लेगी उस समय ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और रनिंग के टाइम लगातार मोटर सप्लाई के रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट होकर के मोटर लगातार चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कैपेसिटर रहा वो स्टार्टिंग के समय ही लगा रहा और मोटर जब अपनी सामान्य गति का 75 से 80% गति प्राप्त कर ली उस समय इसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो गया, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गई। मतलब कि ये मोटर जो हो गई कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हुई। ऑप्शन जो ए है अस्थाई कैपेसिटर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर अस्थाई कैपेसिटर रहता तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहता। बी जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर नहीं, ये रहता तो 2 कैपेसिटर लगते, गलत हो जाएगा। सी जो है इंडक्शन तो है नहीं।
डी जो है कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों में ईएमएफ ज्ञात करने का एक ही फार्मूला होता है, ईबी इक्वल टू फाइव जेड एन पी अपन 60A होता है। ईबी जो है बैक ईएमएफ है, फाइव जो है फ्लक्स है, जेड जो है चालक की संख्या, एन जो है गति है और पी जो है पोल है, ए जो है पैरेलल रास्तों की संख्या है। तो इसी फार्मूले को आपको देखना है। ये जो फार्मूला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईएमएफ इक्वल टू 5ZNP अपन 60 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था और ये लास्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर, इसमें कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का कौन सा फार्मूला होता है मोटर में। तो मोटर में फार्मूला ज्ञात, टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करेंगे आप, तो VT इक्वल टू होता है EB प्लस IARA होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मोटर है तो ये फार्मूला लगेगा VT इक्वल टू EB प्लस IARA। अगर ये जनरेटर रहता तो बाकी सब कुछ सेम रहता, केवल यहाँ माइनस हो जाता। जनरेटर में यहाँ माइनस होगा और मोटर में यहाँ प्लस होगा। तो ये मोटर की कहानी है, इसलिए यहाँ ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें EB का मान पूछा है मोटर में, तो इसको यहाँ प्लस यूज होगा और तो इसको हम इधर कर देंगे, यानी माइनस हो जाएगा। तो इसका EB का फार्मूला बनेगा इक्वल टू VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज माइनस IARA, ये फार्मूला बन जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लिए हम मेहनत करते हैं, क्वेश्चनों को स्टूडेंट से मंगाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चनों को सेट करके हम डिस्कशन करके आपके बीच इस वीडियो को लाते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आप भी थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि मेरा एक उद्देश्य है कि मैं शाम को पर डे 1 घंटे वर्कशॉप कैलकुलेशन और 1 घंटे ट्रेड थ्योरी यूट्यूब पे लाइव पढ़ाऊँ, जो कि हमें अभी परमिशन नहीं मिल पा रही है यूट्यूब द्वारा। तो आप यदि अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे यूट्यूब द्वारा परमिशन मिल जाएगी। तो इस कार्य में आपका बहुत बहुत योगदान हम मानेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे बहुत निवेदन हम करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसका सभी स्टूडेंट कुछ सकारात्मक हमको रिजल्ट देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।